आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण है। ऑप्शंस हैं धार्मिक मान्यता, जनजाति प्रथा, कन्या हत्या या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, बताइए। बताइए यहाँ पर क्या होगा। नीलगिरी पहाड़ियों की जो टोडा जनजाति है, उन टोडा जनजातियों में जो विवाह का स्वरूप है वो बहुपति पाया जाता है, बहुपति विवाह है। और ये किस वजह से है, किस कारण वहां पर विवाह का स्वरूप बहुपति है, ये बताना है। कारण जो ऑप्शंस दिए गए हैं, धार्मिक मान्यता है, जनजाति प्रथा है, कन्या हत्या है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कन्या हत्या। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोडा जनजाति। टोडा जनजाति पर जो फील्ड वर्क था वो किया हुआ था रिवर्स ने टोडा जनजाति पर अध्ययन किया था। और टोडा जनजाति में कन्या वध या जो हम कन्या हत्या बोलते हैं, उस प्रथा के कारण वहां पर बहुपति विवाह देखने को मिलता है। अच्छा, विवाह के अगर हम प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं विवाह के, ठीक है। एक विवाह, तो इसमें एक लड़की और लड़के के बीच में जो विवाह होता है वो एक विवाह कहलाता है। जैसे कि ट्राइबल्स की बात करें तो किन जनजातियों में एक विवाह का स्वरूप है, तो उनमें से संथाल जनजाति है, हो जनजाति है, भील है और भी कुछ है जनजातियां जिनमें एक विवाह का स्वरूप है। जो महत्वपूर्ण है वो संथाल है, हो है और भील जनजाति है, जिनमें एक विवाह देखने को मिलता है। और जो एक विवाह है इसके भी 2 प्रकार है। अब ये 2 कौन कौन से हैं। पहला है क्रमिक एकल विवाह। पहला क्या है, क्रमिक एकल विवाह। तो इसमें एक समय में एक विवाह होता है, पर किन्हीं कारणों में दूसरे विवाह की छूट होती है। जैसे कि दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए या फिर तलाक हो जाए, तो ऐसे में दूसरा विवाह हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रमिक एकल विवाह है। वहीं पर इसका जो दूसरा प्रकार है वो है एकल विवाह। इसमें केवल एक विवाह होती है और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी विवाह नहीं होता। तो ये हो जाएगा पहला स्वरूप, पहला जो प्रकार बताया गया है एक विवाह है, और उसके भी उप प्रकार में आपको क्या बताया गया, क्रमिक एकल विवाह और दूसरा एकल विवाह। फिर सेकंड नंबर पर आता है बहुविवाह। अब बहुविवाह के भी 2 प्रकार हैं, ठीक है। अब बहुविवाह में एक से अधिक स्त्री पुरुषों का जो विवाह होता है उसे हम बहुविवाह कहते हैं। अब इसके 2 प्रकार जो हैं उसमें पहला आता है बहुपति विवाह और दूसरे नंबर पर आता है बहुपत्नी विवाह। तो जो बहुपति विवाह है यानी कि एक स्त्री के एक ही समय में एक से अधिक पति का होना, ठीक। अब बहुपति विवाह में क्या है, कोई महिला है, कोई स्त्री है, लड़की है, उसके एक से ज्यादा पति हैं। इसके भी 2 प्रकार है, भ्रातक बहुपति विवाह और अभ्रातक बहुपति विवाह। आपने ट्राइबल सोसाइटी वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में फोल्डर में मिल जाएगा, ट्राइबल सोसाइटी जनजाति समाज पर। तो वहां पर आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। एक में फैक्ट्स बताए गए हैं, उनमें ये सब बताया गया है किस जनजाति में कौन सा विवाह देखने को मिलता है, और भी जो जनजाति से रिलेटेड फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको कवर कराया गया। इसके अलावा एक वीडियो एमसीक्यूज से रिलेटेड मिलेगी, वहां पर ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो कराए गए हैं। तो यहाँ पर जो भ्रातक बहुपति विवाह है तो इसमें जो पति होते हैं वो आपस में भाई होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी जनजाति में है जो भ्रातक बहुपति विवाह है, तो टोडा जनजाति, कोटा जनजाति, खस, नायर जनजाति में ये बहुपति जो भ्रातक बहुपति विवाह है वो देखने को मिलता है। किसमें, टोडा, कोटा, खस, नायर जनजातियों में
भ्रातक बहुपति विवाह देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अभ्रातक बहुपति विवाह है, तो इसमें जो पति होते हैं वो आपस में भाई नहीं होते। ठीक है, अब इसमें भी जो है आपकी आ जाएगी जो नायर जनजाति है। ठीक है, अब जो अभ्रातक बहुपति विवाह है, तो सेम टोटा और कोटा में दोनों में भ्रातक अभ्रातक बहुपति विवाह देखने को मिलता है। अभ्रातक बहुपति विवाह की बात करें तो नायर जो जनजाति है उसमें विशेष रूप से ये देखने को मिलता है अभ्रातक बहुपति विवाह। ठीक है, अब थर्ड प्रकार जो टाइप है विवाह के उसके बारे में बात करें तो ये विवाह है अधिमान्य विवाह। अब इसके भी 3 प्रकार हैं, जैसे कि सहोदरज विवाह, देवर विवाह या भाभी विवाह जिसे ज्येष्ठ विवाह आपको बताया गया है, साली विवाह क्या होता है, सोरोरेन बोलते हैं जिसे, ये सभी आपको कराया जा चुका है। तो ये हो जाएंगे 3 प्रकार। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार या फिर एकाकीय परिवार। क्या हो जाएगा? इसको ऑप्शन ए कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिसने यानी जिस परिवार ने व्यक्ति को उसका नाम दिया है, उसकी पहचान दी है, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहेंगे, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे या फिर एकाकीय परिवार कहेंगे? क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वार्नर। ठीक है, वार्नर ने नाभिकीय परिवार के 2 प्रकार बताए थे। यहाँ पर याद रखिएगा इन्होंने फैमिली की बात नहीं की है, न्यूक्लियर फैमिली की बात की है। ठीक है, नाभिकीय परिवार यानी न्यूक्लियर जो फैमिली होती है उसके 2 प्रकार बताए हैं। पहला जो बताया है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जिसे कि जन्म मूलक परिवार बोला जाता है हिंदी में, जन्म मूलक परिवार। इंग्लिश का ध्यान दीजिएगा क्योंकि हिंदी में कई वर्ड्स एक के ही 2-3 होते हैं, उनपे कंफ्यूजन हो जाता है, तो इंग्लिश का याद रखा करिए। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है जिसे बोला जाता है। अब जन्म मूलक परिवार में क्या होता है? व्यक्ति का जन्म होता है उस परिवार में, उस परिवार में व्यक्ति के माता पिता भाई बहन होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप बताया है फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिली का है, वो है प्रजनन परिवार, जिसे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी कि जो प्रजनन परिवार है इसमें इस परिवार का जो निर्माण है वो व्यक्ति शादी के बाद करता है। जब व्यक्ति की शादी हो जाती है उसके बाद इस परिवार का निर्माण होता है, और ऐसे परिवार में पति पत्नी और उसके जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो एक परिवार है वो एक व्यक्ति का जन्म मूलक परिवार भी हो सकता है और प्रजनन परिवार भी हो सकता है। देखिए, जो एक परिवार है वो जन्म मूलक परिवार के साथ साथ प्रजनन परिवार दोनों हो सकता है। जैसे कि अगर हम माता पिता की बात करें तो माता पिता के लिए जो परिवार है वो प्रजनन परिवार कहलाएगा माता पिता के लिए। ठीक है, मम्मी पापा के लिए वो फैमिली क्या कहलाएगी? प्रजनन परिवार यानी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहलाएगी। और उस फैमिली में क्या होंगे? वो जो माता पिता है ना, उनके जो मतलब कि वो दोनों और उनके जो बच्चे हैं अविवाहित अनमैरिड जो बच्चे हैं वो रहेंगे। इसके अलावा वही परिवार उनके बच्चों के लिए, जो उनके बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए वही परिवार जन्म मूलक परिवार कहलाएगा, जिसमें कि उन बच्चों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और ऐसे परिवारों में व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए देखे अगर उसके नजरिए से देखेंगे तो उसमें उसके माता पिता भाई बहन रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, पुस्तक है। ऑप्शन है MS गोरे, KT मर्चेंट, KM कपाड़िया, IP देसाई। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, MS गोरे, KT मर्चेंट, KM कपाड़िया, IP देसाई ऑप्शंस में है। एंड आपको एक वीडियो मिलेगी फैमिली से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड समाज शास्त्रियों के द्वारा कहे गए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, परिवार से संबंधित जो समाज शास्त्री के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी। आप लोग नाम से सर्च करिएगा, रोल टू सक्सेस फैमिली समाज शास्त्रियों से, परिवार से संबंधित समाज शास्त्रियों के जो तथ्य है ऐसे करके सर्च करिएगा। क्योंकि एक वीडियो तो उसका फोल्डर नहीं बनाया गया है,
तो एक फोल्डर बना दिया जाएगा जिसमें स्पेशल कुछ वीडियोस जो हैं, जो कि एक ही वीडियो मतलब कि एक ही वीडियो बनी है, एंड उसको उस फोल्डर में डाल दिया जाएगा सारी वीडियोस, ठीक है। तो वहां से इजी हो जाएगा ढूंढना। तो उसमें क्या होगा, उस वीडियो में जो परिवार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर कराया गया है। तो यहाँ पर जो बुक है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये बुक किसकी हो जाएगी? MS गोरे की हो जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी? MS गोरे की हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब MS गोरे भी परिवार के दो प्रकार बताते हैं, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। तो याद रखिएगा, MS गोरे ने एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार की बात की है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बुक से याद आया कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल में आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे वहां पर एक फोल्डर मिलेगा सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड। वहां पर सोशियोलॉजी की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको कवर कराया गया है। उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, ये कहना है। ऑप्शंस हैं किम बॉलियर, मैक्स वेबर, एंथनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? आधुनिकता को एक औपचारिक बुद्धि संगतता किसने माना है? किम बॉलियर ने, मैक्स वेबर ने, एंथनी गिडेंस ने, या फिर योगेंद्र सिंह ने? क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? इसका कहना है आधुनिकता को औपचारिक बुद्धि संगतता किसने माना है? यहाँ पर मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वेबर का क्या कहना था कि जो आधुनिक समाज है उसको उन्होंने रैशनल सोसाइटी यानी बुद्धि संगत समाज बताया था, विवेकशील समाज बताया था, और इन्होंने आधुनिक समाज के आदर्श प्रारूप का भी निर्माण किया था। याद रखिएगा, आधुनिक समाज के जो आइडियल टाइप है, आदर्श प्रारूप है, ठीक है, आधुनिक समाज का जो आदर्श प्रारूप है उसका निर्माण वेबर ने किया था। और वेबर कहते हैं जब सोसाइटी में, समाज में जैसे जैसे जो रैशनैलिटी है, बुद्धि संगतता है ना, इसका जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे समाज क्या होगा, जो समाज में व्यक्ति हैं वो परंपराओं से क्या होंगे? फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूछा जाता है, आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे जैसे समाज में बुद्धि संगतता का विकास होगा वैसे वैसे आदमी परंपराओं के चुंगल से मुक्त हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा मैक्स वेबर से रिलेटेड है, मैक्स वेबर है इनसे संबंधित, इन्होंने ये बात कही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म ऐतिहासिक पूंजीवाद की जो बुक है वो बतानी है किसकी है? ऑप्शंस में है फूको, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, वॉलस्टीन। बताइए, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, अब ये बुक किसकी है? फूको, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, वॉलस्टीन ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए। वॉलस्टीन, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म वॉलस्टीन की है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो वॉलस्टीन है उन्होंने पूंजीवाद को क्या बताया था? पूंजीवाद वैश्विकता है, पूंजीवाद को ही उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कहा था। और इन जो वॉलस्टीन है इनके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है, थियोरी रही है, उसका नाम क्या है? वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम थियोरी है, यानी जो विश्व व्यवस्था का सिद्धांत है वो वॉलस्टीन ने दिया हुआ है। और ये कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन जिसे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं, तो कहते हैं कि जो जब पूंजीवाद का जो कैपिटलिज्म है इसका जब विस्तार होता है, जब पूंजीवाद का विस्तार होता है, पूंजीवाद का जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। तो पूंजीवाद का विस्तार और उसका विकास ही ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है,
वैश्वीकरण है, ये कहना किसका है? वॉलेस्टीन का कहना है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन्होंने दी है, उस हिसाब से इन्होंने पूंजीवाद को ही क्या कहा है? ग्लोबलाइजेशन कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा वॉलेस्टीन है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्लास फोर्स एंड कंट्रोल। क्लास फोर्स एंड कंट्रोल, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, बर्नस्टीन, रॉस। क्लास फोर्स एंड कंट्रोल, बुक का नाम है क्लास फोर्स एंड कंट्रोल। ऑप्शंस हैं आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, बर्नस्टीन, रॉस। क्या हो जाएगा? बर्नस्टीन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन है आंद्रे बेते, जी.एस. गुरिये, आर.के. मर्टन, ओवेन रिच। अब ये बुक किसकी है? द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस में आंद्रे बेते, जी.एस. गुरिये, आर.के. मर्टन, ओवेन रिच है। क्या होगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? आंद्रे बेते, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने श्रीपुरम पर अध्ययन किया था। ठीक है, आंद्रे बेते ने ही भारतीय समाज के अध्ययन के लिए वेबर का जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो त्रिआयामी मॉडल है, उस मॉडल को भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अपनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण का जो बहुआयामी या जो त्रिआयामी या त्रिस्तरीय सिद्धांत है, मॉडल है, उसका प्रयोग किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया है? तो आंद्रे बेते ने किया है। ये आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएंगे? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ऑप्शंस में हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। क्या हो जाएगा? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर बी.आर. अम्बेडकर जी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर नामक पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शन है कोहेन, क्लिनॉट, एम.जे. सेतना, एलियट। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, अब बताइए किसने लिखी है ये बुक? कोहेन, क्लिनॉट, एम.जे. सेतना, एलियट ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? ऑप्शंस हैं एम यंग, सदरलैंड, हॉवर्ड बेकर, इलियट एंड मेरिल। एम यंग, सदरलैंड, हॉवर्ड बेकर, इलियट एंड मेरिल ऑप्शंस में है। विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? हॉवर्ड बेकर, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, और बेकर का क्या कहना था कि जो व्यक्ति है वो जन्म से ही अपराधी नहीं होता है, बल्कि वो समाज में रहकर या समूह में, जिस समाज में रहता है या जिस समूह में वो रहता है, वहां के जो लोग हैं उस व्यक्ति पर कुछ इस तरह का लेबल लगा देता है, यानी लेबल को नामकरण बोला जाता है। ठीक है, वो लगा देता है, जैसे कि उस व्यक्ति को बदमाश कहने लगते हैं या चोर, या फिर आपने सुना होगा आवारा शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत लोग। इस तरीके का जब व्यक्ति पर लेबल लगा दिया जाता है तो
धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या होता है उसी तरीके का उस लेवल के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लग जाता है। हालांकि जो हॉवर्ड बेकर है उन्होंने ये नहीं बताया है, अपने बात नहीं रख पाई है कि जो समाज है वो ऐसा व्यक्ति को क्यों कहकर संबोधित करता है, क्या जो लेबल है वो समाज के जो लोग हैं वो व्यक्ति पर क्यों लगाते हैं, क्या जो व्यक्ति का व्यवहार है इससे पहले उसका कुछ व्यवहार ऐसा रहा है जिस वजह से उन्होंने लगाया। फिलहाल इस तरीके की उन्होंने बात नहीं की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नामकरण के जो सिद्धांत उसमें ये बातें कही हैं, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है समाज व्यक्ति पर ऐसा लेबल क्यों लगाता है। ठीक है, तो लेबलिंग थ्योरी है, ऐसे भी पूछा जाता है, नामकरण नहीं पूछेंगे, लेबलिंग थ्योरी भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो हॉवर्ड बेकर की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बुक। अब जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बुक है ये किसकी है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, टाइलर, आर.के. मर्टन। क्या हो जाएगी? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी है बुक? सब आपको कराया जा चुका है, लोगों को वीडियोस में कई बार बताया भी गया है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बताइए, बताइए सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी है? मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, टाइलर, आर.के. मर्टन ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ये मैक्स वेबर की है। अब मैक्स वेबर की कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे कि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसके अलावा द सिटी भी मैक्स वेबर की है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक है इनकी। क्या नाम बताया आपको? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा द रिलीजन ऑफ चाइना है सर, ठीक है, द रिलीजन ऑफ चाइना है। और ऐसे ही द रिलीजन ऑफ इंडिया करके भी इनकी बुक है। ठीक है, द रिलीजन ऑफ चाइना ये खुल जाएगी। सेकंड जो बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। फिर द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस ये भी एक मैक्स वेबर की बुक है। तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह तर्क है। ऑप्शन हैं डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस। बताइए किसने कहा है कि जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन काम है, कठिन कार्य है? डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट रिजले हो जाएगा। हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया इनकी बुक है। ठीक है, 1915 में आई थी, 1915 पीपल ऑफ इंडिया रिजले की बुक है। और रिजले ने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया था। कितने? 7 भागों में विभाजित किया था रिजले ने भारतीय प्रजातियों को। उनमें से जो 3 प्रजाति थी उनको मूल प्रजाति बताया भारत की। भारत की 3 मूल प्रजातियां हैं जो 7 भागों में विभाजित किया, क्लासिफाई किया। रिजले ने भारतीय प्रजातियों का जो 7 प्रकार से उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है प्रजातियों का, उनमें से 3 को मूल प्रजाति बताया भारत की। अब वो कौन कौन सी थी? द्रविड़ थी, मंगोल और इंडो आयरन। ठीक है, द्रविड़ प्रजाति, सेकंड मंगोल प्रजाति और थर्ड नंबर पर इंडो आयरन प्रजाति है। और फिर 4 मिश्रित प्रजाति की बात करते हैं। अब इसमें कौन सी हो जाएगी? मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़ और आर्य द्रविड़, लास्ट में तुर्की ईरानी। याद रखिएगा, मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़ और तुर्की ईरानी, ये 4 मिश्रित प्रजाति हैं। और 3 मूल प्रजाति द्रविड़, मंगोल और इंडो आयरन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इस तरीके से पूछा भी गया है कि जो हर्बर्ट रिजले है उन्होंने किस प्रजाति को भारत की मूल प्रजाति बताया है। तो ध्यान रखिएगा, द्रविड़ प्रजाति को भारत की मूल प्रजाति बताया है हर्बर्ट रिजले ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा
विरोध के दो स्वरूप है जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है, ये कहना है। ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन। संघर्ष और जो प्रतिस्पर्धा है वो विरोध के दो स्वरूप है जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का जो रूप है वो वैतिक होता है, ये कहना किसका है? ऑप्शंस में रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस है, मैक्स वेबर है, किंग्सले डेविस है एंड ग्रीन है। बताइए क्या होगा? किसका कहना है? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस का। इन्होंने ये कहा था कि जो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा है ये विरोध के दो स्वरूप है और प्रतिस्पर्धा को ये अवैतिक और संघर्ष को वैतिक बताते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्क एंड बर्गेस की जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सॉरी फिर से देख लेते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी है, 1921 में आती है ये बुक। एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी पार्क एंड बर्गेस की बुक है। और इन्होंने जो सामाजिक अंतरक्रिया है, ठीक है, सामाजिक जो अंतरक्रिया है उसको उसको दो पक्षी बताया। जो सामाजिक अंतरक्रिया होती है वो दो पक्षी है, द्विपक्षी है। इसमें एक पक्ष बताया कि जिसमें व्यक्ति का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है और दूसरा समूह का समूह पर प्रभाव। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इस तरीके से, सामाजिक अंतरक्रिया को किसने द्विपक्षी कहा? व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव और समूह का समूह पर प्रभाव। तो पार्क एंड बर्गेस का ये कहना है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी इनकी बुक है। नेक्स्ट है ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है। ऑप्शंस है उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च आय से, उच्च उपलब्धि से या फिर उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। क्या होगा? ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है। इनमें से क्या होगा? उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च आय से, उच्च उपलब्धि से या फिर उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन है 45वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, 92 में हुआ था। और इसमें 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अनुसूची भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 243, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 243, ठीक है, 243 अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन की बात भी कही गई है। और जो पंचायत है उसके जो टोटल कार्य हैं वो 29 है, ठीक है, 29 कार्य हैं पंचायती राज के, पंचायत के जो कार्य है पंचायती राज व्यवस्था के 29 कार्य हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन में और ये 1992 में हुआ था। आर्टिकल अनुच्छेद की बात पूछी जाती है तो 243 में पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं। ऑप्शन है संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर उपचार या बाल अपराध या फिर सफेदपोश अपराध। क्या हो जाएगा? व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को क्या कहा जाएगा? इनमें से संगठित अपराध कहेंगे, विमुक्ता कहेंगे, किशोर उपचार या बाल अपराध कहेंगे या फिर सफेदपोश अपराध कहेंगे। क्या होगा? तो ये जो होगा
यहाँ पर क्या होगा, सफेदपोश अपराध। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सफेदपोश अपराध या श्वेत वसन अपराध। अब ये जो सिद्धांत है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो सदरलैंड ने दिया हुआ है। और सदरलैंड का क्या कहना था कि अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। अपराधी कोई व्यक्ति जन्म से नहीं होता, बल्कि समाज में रहकर ही वो आपराधिक गतिविधियों, आपराधिक जो व्यवहार है उसको सीखता है। तो अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, ये कहना सदरलैंड का है। और इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि क्राइम एंड बिजनेस है, एक बुक का नाम है क्राइम एंड बिजनेस। सेकेंड जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, सेकेंड बुक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। एंड लास्ट में जो थर्ड नंबर की इंपॉर्टेंट बुक है, व्हाइट कॉलर क्राइम। क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम है। और इन्होंने अपराधी के दो प्रकार भी बताए थे, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत वसन अपराधी या फिर सफेद पोश अपराधी। ठीक है, तो याद रखिएगा अपराधी के प्रकार बताए हैं, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत वसन अपराधी या सफेद पोश अपराधी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है। सोशल मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, सामाजिक गतिशीलता की बात हो रही है। सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शंस हैं पी ए सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन एंड हंट, फ्रैंक पार्किन। क्या हो जाएगा, पी ए सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन एंड हंट, फ्रैंक पार्किन ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या होगा, जोसेफ एक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता की सबसे बात किसने की थी, सोरोकिन ने की थी। और इनकी बुक का नाम भी सोशल मोबिलिटी है, जिसमें उन्होंने सामाजिक गतिशीलता की बात की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जोसेफ एकॉल की जो बुक है, बुक का नाम क्या है, द अमेरिकन क्लास स्ट्रक्चर, द अमेरिकन क्लास स्ट्रक्चर 1957, ये इनकी जोसेफ एकॉल की बुक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है। अब जो क्लासिफिकेशन किया है, पहला बताया उन्होंने धनी किसान, दूसरा मध्यम किसान और तीसरा दरिद्र किसान। बताइए, ऑप्शंस में आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। क्या होगा, कृषक वर्गों को जोत भूमि या भूमि जोत के आधार पर वर्गीकृत धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में किसने किया है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। ऑप्शंस है आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बताइए। बताइए क्या होगा, डेविड हार्डीमैन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने गुजरात पर अध्ययन किया था। ठीक है, गुजरात पर इनका अध्ययन रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है। आइए देखते हैं। पहला है, परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है। दूसरा है, परिवार केवल एक संस्था है। तीसरा, परिवार केवल एक समिति है। और चौथा, परिवार न्यूनतम को सामाजिक इकाई है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए बताइए आप। क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बुक आती है द फैमिली। ठीक है, द फैमिली किसकी है, बर्गस एंड लॉक्स की, लॉक की है, ये याद रखिएगा। बर्गस एंड लॉक की बुक का नाम क्या है, द फैमिली है। और अगस्त कॉम्ट ने परिवार को समाज की इकाई माना था। ठीक है, अगस्त कॉम्ट ने परिवार को, फैमिली को समाज की इकाई माना था, अगस्त कॉम्ट ने। इसके अलावा अगर हम परिवार के कुछ प्रकारों की बात करें, तो लिंडन ने दो प्रकार बताए हैं परिवार के, एक तो विवाह संबंधी परिवार और दूसरा रक्त संबंधी परिवार। तो ये लिंडन ने दो बताए हैं, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। और वार्नर का, जैसे अभी आपको बताया गया है, अभी क्वेश्चन भी कराया गया था, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार की बात वार्नर ने की है।
ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संघर्ष को मानव समाज का एक अंग माना है। ऑप्शन है जोन्स, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ। संघर्ष को मानव समाज का अंग किसने माना है? जोन्स, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर? संघर्ष को मानव समाज का अंग किसने माना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस ने संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट को मानव समाज का अंग माना था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ मिलकर के जो सामाजिक स्त्रीकरण है उसका प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूछा जाता है किसने दिया है, तो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर है। और इनकी बुक का नाम पूछा जाए किस बुक पे इन्होंने दिया है, तो बुक का नाम है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। बुक भी इंपॉर्टेंट है, बुक भी पूछी जाती है। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, उसमें इन्होंने किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। सामाजिक प्रतिमान को समूह की अपेक्षाएं किसने बताया? ऑप्शन है मैकेबर एंड पेज, गुड एंड हॉट, किम्पॉल यंग, बियर स्टेट। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? आपके पीजीटी एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है प्रश्न। क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सामाजिक प्रतिमान है वो समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है? सिम्बोलियन का। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रतिमान जिसे सोशल नॉर्म्स बोला जाता है, किंग्सले डेविस ने, ध्यान से सुनिएगा, किंग्सले डेविस ने समाज में दो तरह की व्यवस्थाओं की बात की। समाज में दो तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। एक व्यवस्था उन्होंने आदर्शात्मक बताई है, आदर्शात्मक व्यवस्था जिसे नॉर्मेटिव ऑर्डर बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए व्यक्ति का समाज में। ठीक है, समाज अपने ही सदस्यों से जिस तरीके की अपेक्षाएं रखता है, ठीक है, कि व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करेगा, उसको ही उन्होंने आदर्शात्मक व्यवहार बताया है। ठीक, इसके अलावा जो सेकेंड उन्होंने बात की है, दो तरह की व्यवस्था बताई है ना, आदर्शात्मक व्यवस्था जिसे नॉर्मेटिव ऑर्डर कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए समाज में, समाज अपने सदस्यों की से जिस तरीके की अपेक्षाएं करता है व्यवहार की, उसकी बात करते हैं। एंड जो सेकेंड व्यवस्था है, यथार्थ व्यवस्था, जिसे फैक्चुअल ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने शब्द का प्रयोग किया फैक्चुअल ऑर्डर, यथार्थ व्यवस्था। उसमें क्या होता है, व्यवहार जो वास्तव में देखने को मिलता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है रियल में, रियलिटी में। ठीक है, उसकी बात करते हैं इसमें। अब ये भी जो यथार्थ व्यवहार है वो भी दो तरह के होता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है सामाजिक प्रतिमानों के अनुकूल। ठीक है, व्यक्ति जो समाज के मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनके अनुसार ही अपना व्यवहार करता है, जिससे समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रहती है। दूसरा व्यवहार कैसा है, जो सामाजिक प्रतिमानों के ठीक विपरीत है। व्यक्ति कभी अपनी इच्छा के अनुसार या फिर किसी परिस्थिति वश में आकर, किन्हीं कारणवश प्रतिमानों के विपरीत व्यवहार करता है, तो उसको सामाजिक प्रतिमानों के विपरीत या प्रतिकूल व्यवहार बोला जाता है। तो ये जो दो प्रकार के व्यवस्था की बात की है वो किंग्सले डेविस ने की है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, अपराध की सुख दुख की धारणा पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, बेकारिया, कोहेन, लोम्ब्रोसो। क्या होगा, अपराध के सुख दुख की धारणा पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? किंग्सले डेविस, बेकारिया, कोहेन, लोम्ब्रोसो ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर?
बेकार हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड किसी ने पूछा था क्राइम पर वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लिया करिए, आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, क्राइम का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में अपराध का, उससे संबंधित वीडियो पहले से ही बनाई गई है, ठीक है, उसमें एमसीक्यूज कराए गए हैं और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में बात की गई है, तो उन्हें जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह तर्क है। ऑप्शन है हर्शकोविट्स, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह कहना किसका है, ये पूछा जा रहा है। क्या होगा? मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, ये कहना किसका है? ब्रूम एंड सेल्जनिक का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होंगे, ठीक है, व्यस्त होते हैं, और ये कथन किसका है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में बर्गस, लुईवर्थ, बर्गल है और रेडफील्ड है, ठीक है, बर्गल, लुईसवर्थ, बर्गस या फिर रेडफील्ड ऑप्शंस में है। बताइए किसका कहना है, ये भी पूछा जा चुका है। नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त या गैर कृषि कार्यों में व्यस्त होते हैं, इस तरीके से पूछा गया है, और ये कहना किसका है? बर्गल का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है या संबंधित है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, लिंटन, लेपियर या फिर जिन्सबर्ग। परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, लिंटन, लेपियर, जिन्सबर्ग। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? लेपियर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एडविन गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का या फिर परंपरागत परिवार का? क्या हो जाएगा? गॉफमैन ने शरण स्थल की को किसका उदाहरण बताया था? सामाजिक व्यवस्था का बताया था, अस्पताल का बताया था, पूर्ण संस्था का बताया था या फिर परंपरागत परिवार का बताया गया था? बताइए, तो बताया जा चुका है। पूर्ण संस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण संस्था या समग्र संस्था या संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन जिसे बोला जाता है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? गॉफमैन का है। और ये होता क्या है, किसे हम कहते हैं? संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन। तो एक समूह होता है जिसे समाज से अलग रखा जाता है, और उसकी उस समूह के सभी सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनको एक ही संस्था के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे जो उनकी आवश्यकताएं हैं, खाने से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, उनके अन्य कार्यों से संबंधित, उन सभी की व्यवस्था एक संस्था करती है, उसको ही उन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन कहा है, संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था कहा है। एरविन गॉफमैन ने पागल खाना को भी इसका उदाहरण देते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है? फील्ड वर्क, ठीक है, फील्ड वर्क से रिलेटेड प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। जो क्षेत्रीय अध्ययन है, किस समाजशास्त्री का किस पर अध्ययन रहा है, इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फील्ड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित जो बहुपति विवाह है, उसका अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस में डी एन मजूमदार, विलियम क्रूक, मैक्स वेबर, फ्राइड दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? किसने किया है?
विलियम क्रूप ने। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा पूछी जा रही है कि ये जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किसका है। ऑप्शंस में है लेपियर, ब्लूमर, सीमेल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, लेपियर, ब्लूमर, सीमेल या फिर इनमें से कोई नहीं। सांस्कृतिक वर्ग, कल्चरल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा रहा है किसका है, एंड ये भी आपको कराया जा चुका है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेपियर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से तनाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है क्लार्क विस्लर, नील जे स्मेल्सर, गुड एंड हॉट, वॉलिश। बताइए यहाँ पर क्या होगा, तनाव सिद्धांत किसने दिया है। बताइए। नील जे स्मिथ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समृद्ध परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की है। ऑप्शन है यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिबरमैन। क्या होगा, समृद्ध परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात इनमें से किसने की है। यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिबरमैन। ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंटन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।